नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में आप सभी का। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पेश करने को लेकर तृणमूल कांग्रेस वाली सरकार के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और भाजपा विधायक अग्निमित्र पॉल भी विरोध प्रदर्शन में हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शामिल। हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को मिलेगा 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सम्मान उन्हें हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान, सृजनात्मक और विशिष्ट लेखन शैली के लिए दिया जाएगा। नागपुर दंगा मामले में एक्शन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। कहा, दंगाइयों से करेंगे नुकसान की भरपाई, जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक में बांग्लादेश और अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के उत्पीड़न पर प्रस्ताव पास कर हिंदुओं की सुरक्षा की उठाई गई मांग। यूएन से हस्तक्षेप की अपील। कहा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत के पड़ोसी क्षेत्रों में अविश्वास और टकराव का वातावरण बनाकर अस्थिरता फैलाने का कर रही हैं प्रयास। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण आज से शुरू। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ गेंदबाजी का किया फैसला। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ममता सरकार ने राज्य में शराब खानों यानी बार में महिलाओं को काम करने की अनुमति के लिए विधेयक पारित किया है। भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं तृणमूल कांग्रेस सरकार की महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति देने वाले विधेयक के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा नेता रूपा गांगुली ने किया। भाजपा महिलाओं ने ममता सरकार के इस फैसले पर कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजस्व बढ़ाने के लिए महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में पहले ही महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शराब खानों में महिलाओं को काम करने की अनुमति देकर ममता बनर्जी खुद एक महिला होकर महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। भाजपा नेता रूपा गांगुली ने महिलाओं को बार में काम करने की अनुमति देने वाले विधेयक पर कहा कि ममता बनर्जी जो खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। रूपा गांगुली ने कहा कि कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाओं को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अब महिलाएं बार में काम करेंगी। वे बंगाल की महिलाओं के लिए किस तरह का भविष्य बना रही हैं। ममता बनर्जी की सरकार जो है वो धिक्कार ही है, धिक्कार खाने के लायक ही है। वो खुद ही बहुत बेशर्म की तरह बहुत गलत बातें करती रहती है। पहली बात तो वो महिला होने के नाते ये उनको शोभा नहीं देता, दूसरी चीफ मिनिस्टर होने के नाते भी उनको शोभा नहीं देता, और कोई काम तो दिला नहीं सकती है। तो कुछ ही दिन पहले ये कह रही थी कि महिला रात को निकलना नहीं चाहिए, अभी बार में काम करेंगी। तो वो क्या चाहती है, बंगाल की महिलाओं के लिए भविष्य क्या बना रही है। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान, सृजनात्मक और विशिष्ट लेखन शैली के लिए इस सम्मान के लिए चुना गया है। वे हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे पहले लेखक हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। प्रसिद्ध कथाकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा रॉय की अध्यक्षता में हुई प्रवर परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कवि, लेखक और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता 1971 में लगभग जय हिंद शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। शुक्ल का उपन्यास लेखन, सरल भाषा, गहरी संवेदनशीलता और अद्वितीय शैली के लिए जाना जाता है। वे मुख्य रूप से हिंदी साहित्य में अपने प्रयोगधर्मी लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। शुक्ल को साहित्य अकादमी द्वारा और अन्य प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर में कानून व्यवस्था के संबंध में नागपुर पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नागपुर के कई हिस्सों में 17 मार्च को पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। यहां हिंसा छत्रपति संभाजी नगर स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान धार्मिक लेख वाली चादर जलाने की अफवाह के बाद हुई थी। हिंसा के दौरान पुलिस उपायुक्त स्तर के 3 अधिकारियों सहित 33 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। नागपुर में हिंसा मामले में अब तक 13 FIR दर्ज हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में हुए हिंसा के मामले पर प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस दंगे के पीछे जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि CCTV फुटेज से दंगाइयों की पहचान की जा रही है। अब तक 104 आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें 12 नाबालिग भी हैं। जो दंगई है उनकी पहचान कर ली गई है। 104 लोगों को अभी तक पहचान कर पकड़ा गया है, जिसमें 92 लोगों को अरेस्ट किया है। 12-18 साल के अंदर के विधि संघर्षित बालक है, उनको उस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। और जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई चलती रहेगी। लगातार एविडेंस आ रहा है, उस एविडेंस के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि नागपुर हिंसा में जो भी नुकसान हुआ है दंगाइयों से उसकी भरपाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि दंगा में जिन पीड़ित परिवारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है उसे 3-4 दिनों के भीतर मुआवजा दिया जाएगा। जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है, सरकार उनको मदद करने वाली है। जो भी हमारे नियम हैं, उन नियमों में बैठाकर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करेंगे। अगले 7 दिनों में ये मदद करने की हमारी कोशिश होगी। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े होने का प्रस्ताव पारित किया और उनकी सुरक्षा की मांग की। RSS ने बताया कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा लगातार हो रही सुनियोजित हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। स्पष्ट रूप से मानवाधिकार का हनन का यह गंभीर विषय है। बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। हिंदू समाज के सामने आज अस्तित्व का संकट आ गया है। संघ की ओर से कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वो बांग्लादेश के हिंदू समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां की सरकार से निरंतर संवाद बनाए रखे। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सभा ने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैश्विक समुदाय से बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार का गंभीरता से संज्ञान लेने और बांग्लादेश सरकार पर इन हिंसक गतिविधियों को रोकने का दबाव बनाने की भी अपील की है। बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ और वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का जो मानवाधिकार हनन, हिंसा, ये जो सब विषय वहां हुए हैं और उनका एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो इशू आकर खड़ा हुआ है और इस सारी स्थिति के अंदर जो इंटरनेशनल फोर्सेस पीछे अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, इन सब के प्रति देश को, समाज को अवेयर भी रहना, जागरूक भी रहना और ये वहां के हिंदू समाज की सुरक्षा और वहां के हिंदू समाज का सम्मान, ये सब गरिमा जो है ये सुनिश्चित हो, इस सारी दृष्टि से और वहां उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय फोरम, भारत सरकार, हिंदू समाज सब मिलकर प्रयास करें, ऐसा एक प्रस्ताव बांग्लादेश की आज की हिंदू समाज की जो परिस्थिति है, माइनॉरिटीज की जो परिस्थिति है, उसको लेकर हमने एक सीमित विषय के ऊपर प्रस्ताव पारित किया है।
ये जो अपना भारत है, इस भारत और पड़ोसी देश, ये केवल देशों का समूह नहीं है, हमारी हजारों साल की एक यात्रा है, वो हमारी कॉमन जर्नी है। हम जब कहते हैं तो वो कॉमन जर्नी के अंदर हमारा एक शेयर्ड कल्चर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, और हमारे जो शेयर्ड जो है वो हमारे ट्रेडिशंस भी हैं। बहुत सारी बातें हमारी समान हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मिसट्रस्ट और डिसट्रस्ट भारत और इन सारे पड़ोसी देशों के बीच में खड़ा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके अंदर दुनिया की बहुत सारी शक्तियां उसमें भूमिका अदा कर रही हैं। हमने पाकिस्तान, डीप स्टेट इन अमेरिका, उस सब के बारे में भी इसमें थोड़ा हमने इंगित किया है सारे उसमें से अपने प्रोसेस प्रस्ताव के अंदर। लेकिन इस बार एक अच्छा विषय उसमें यह भी है कि ये जो सारा हुआ तो पहली बार वहां के हिंदू समाज ने लोकतांत्रिक ढंग से वहां पर एक कलेक्टिव डेमोक्रेटिक और पीसफुल वे में अपनी बात को असर्ट करने की भी कोशिश की है। परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में संयुक्त कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। 3 अन्य राज्यों के नेताओं ने भी इस बैठक में शिरकत की। बैठक में शामिल सभी जनप्रतिनिधियों ने परिसीमन से अपने अपने राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव गिनाए। जेएसी की बैठक में सर्वसम्मत से पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन अभ्यास पर पारदर्शिता की मांग की गई है। साथ ही 1971 की जनगणना को अगले 25 वर्षों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार बनाने की भी मांग की गई है। बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन, तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने हिस्सा लिया। ओडिशा की विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। Went on very well. It is a good beginning, and we'll all join together to save the federal structure and the constitution of this country. Telangana Chief Minister has invited, and the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has accepted. भाजपा नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की ओर से बुलाई गई परिसीमन पर पहली संयुक्त समिति की बैठक के खिलाफ काले झंडे दिखाए और विरोध प्रदर्शन किया। सौंदरराजन ने बयान देते हुए कहा कि परिसीमन की घोषणा अभी हुई भी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने कुप्रशासन को छिपाने के लिए बैठक कर रहे हैं। अन्य राज्यों के सभी मुख्यमंत्री भी अपने अपने कुप्रशासन को छिपाने के लिए इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। With all these problems, what the delimitation is not announced, but CM is conducting a meeting. Tamil Nadu CM is conducting a meeting to hide his misgovernance. All the other state CMs are attending the same meeting to hide their own state's misgovernance. खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। धानुका ग्रुप ने पानी की महत्ता को देखते हुए नारा दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज विश्व जल दिवस पर बचाएं पानी की हर बूंद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry!
Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया कि विदेश मामलों के लिए 2025 की पहली परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। साथ ही विदेश मंत्री ने बैठक में शामिल सभी का आभार जताया। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 13वीं बैठक 20 और 21 मार्च को रोम में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। ये चर्चा द्विपक्षीय सैन्य केंद्रित सहयोग के दायरे को विस्तार करने के लिए और नए रास्ते तलाशने पर केंद्रित रही। प्रमुख एजेंडा बिंदुओं में भारतीय और इतालवी सशस्त्र बलों के बीच बेहतर आदान प्रदान कार्यक्रम, क्षमता विकास प्रयास और सहयोग को मजबूत करना शामिल रहा। बैठक में चल रहे रक्षा जुड़ाव की भी समीक्षा की गई और उनकी प्रगति का आकलन किया गया और भविष्य की बातचीत को अनुकूलित करने के तरीकों की खोज की गई। MCG दोनों देशों के सशस्त्र रक्षा बलों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने, मजबूत सैन्य जुड़ाव और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च तक चलेगा। भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनने के बाद यह पहला बजट होगा। आगामी बजट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों से सुझाव मांगे थे। इस संबंध में नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब तक हमें ईमेल के माध्यम से 3,303 सुझाव और व्हाट्सएप के जरिए 6,900 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों के बहुमूल्य सुझावों ने विकसित दिल्ली बजट 2025 को और सशक्त बनाया है। सरकार बनने के तुरंत बाद से हमारा एक ही ध्येय है कि विकसित दिल्ली के अपने एजेंडा की दिशा में काम करें और दिल्ली को जो विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का उद्देश्य जो हमारा है, विभिन्न मुद्दे जो दिल्ली से संबंधित है, हर विषय पे जनता के सुझाव हमारे तक पहुंचे हैं। सभी वर्गों से मिलकर के हमने जनसंवाद किया और उस जनसंवाद के माध्यम से उनके सुझाव, उनकी अपेक्षाएं जानी, ताकि ये जो बजट दिल्ली का है, ये सरकार का बजट नहीं, ये दिल्ली की जनता का बजट है। ये जो सेशन है हमारा 24 मार्च से शुरू होगा, जो 28 मार्च तक और हो सकता है उससे भी आगे एक्सटेंड हो। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को पत्र लिखकर सेना के अधिकारी कर्नल पुष्पिंदर बाठ और उनके पुत्र पर हुए बर्बर हमले की कड़ी निंदा की है। यह घटना 13 मार्च 2025 की रात पटियाला में हुई, जिसमें पंजाब पुलिस के कर्मियों ने एक मामूली पार्किंग विवाद को लेकर कर्नल बाठ और उनके बेटे के साथ हिंसक मारपीट की। सांसद रेखा शर्मा ने इस घटना को पूरे देश के लिए शर्मनाक करार देते हुए कहा कि इस जघन्य कृत्य से न केवल सेना बल्कि पूरे राष्ट्र की भावना को गहरी ठेस लगी है। उन्होंने पंजाब सरकार से इस मामले में जुड़े दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। मैंने आज चिट्ठी लिखी है सीएम को, चीफ सेक्रेटरी को, कि उन व्यक्तियों के अगेंस्ट एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी या सेंट्रल एजेंसी से इंक्वायरी होनी चाहिए। कहने को ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी का खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है और मैं मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द इनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में शनिवार को 31वें लाल बहादुर शास्त्री स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय संग्रहालय और LBS-IM दिल्ली के सहयोग से किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और वक्ता के तौर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद
नीति आयोग की भूमिका विषय पर अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में तेजी के साथ आर्थिक विकास कर रहा है और नए अवसरों के लिए तैयार है। World's fastest growing major economy with a thriving digital ecosystem, a flourishing agriculture and a drive towards self-reliance through Atmanirbhar Bharat, the nation is reshaping its development paradigm so as to seize new opportunities in a fast-changing world. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भव्य इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। मीट को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने गुजरात के सूरत को टेक्सटाइल हब बनाया और अब इस विजन को देश भर में लागू करने के लिए 7 पीएम मित्र पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से एक लखनऊ में भी बनाया जा रहा है। 1000 एकड़ में बनने वाले इस पार्क के लिए डीपीआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीएम मित्र पार्क के लिए 700 करोड़ रुपए के 2 MOU साइन किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि पार्क उत्तर प्रदेश को टेक्सटाइल हब के रूप में स्थापित करेगा और 50,000 से अधिक नए रोजगार सृजित करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन, जिन्होंने भारत को टेक्सटाइल के हब के रूप में स्थापित करने के जिस एक महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाया, मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात और ख़ासतौर पर सूरत को उन्होंने टेक्सटाइल के एक हब के रूप में स्थापित किया। दुनिया की इस आवश्यकता की पूर्ति की एक नए हब के रूप में स्थापित करने के लिए जो देश के अंदर 7 पीएम मित्रा पार्क स्वीकृत किए हैं, उनमें से एक लखनऊ में है और यहाँ पर भी हम लोगों ने बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ ही इस पीएम मित्रा पार्क के लिए 1000 एकड़ से अधिक लैंड को वहाँ पर आरक्षित करते हुए अपने प्रस्ताव को, इसकी डीपीआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। खबरें अभी और भी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। धानुका ग्रुप ने पानी की महत्ता को देखते हुए नारा दिया है, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। आज विश्व जल दिवस पर बचाएं पानी की हर बूंद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में आज रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अर्थ आवर मनाया जाएगा। इस साल अर्थ आवर की थीम द पावर ऑफ नेचर रखी गई है, जो हमें प्रकृति की ताकत और उसके संरक्षण के महत्व की याद दिलाती है। अर्थ आवर हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के लोग, संस्थान और बड़े बड़े स्मारक 1 घंटे के लिए गैर ज़रूरी लाइटें और बिजली से चलने वाले उपकरण बंद करते हैं।
यह पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। भारत में कई शहरों में प्रतिष्ठित इमारतों में अर्थ आवर के दौरान लाइटें बंद रखने की योजना बनाई गई है। गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, हावड़ा ब्रिज और कई अन्य ऐतिहासिक इमारतें इस पहल में शामिल होंगी। पर्यावरण कार्यकर्ता संगठन और दूरदर्शन परिवार आप सबसे इस बात की अपील करता है कि आप सब इस पहल का हिस्सा बने और ऊर्जा और प्रकृति संरक्षण में योगदान दें। और पूर्वी दिल्ली में 2 दिवसीय जीएसटी पंजीकरण अभियान 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिए जीएसटी के फायदे के बारे में बताया गया। जीएसटी पंजीकरण के लिए इस अभियान में हल्लन चौक, जाफराबाद, सुभाष रोड समेत अनेक जगहों पर कैंप लगाए गए। सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम कर दिया है। कार्रवाई के दौरान जवानों ने 3.387 किलोग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 6,77,40,000 रुपए है। बीएसएफ ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा तस्कर भागने में सफल रहा। यह कार्रवाई 21 मार्च यानी शुक्रवार शाम तस्करी की सूचना मिलने के बाद की गई। तस्करों को सूचना मिलने के तुरंत बाद बीएसएफ जवानों ने इस इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया और उसके बाद ये बरामदगी हुई। गिरफ्तार किए गए तस्कर से पूछताछ जारी है और उसने खुलासा किया है कि वो बांग्लादेशी नागरिक है और पिछले कुछ दिनों से सीमा पार तस्करी की कई गतिविधियों में संलिप्त रहा है। और इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें संस्करण के पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हो रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।